कंपनी बाग में टहलने जाता हूँ तो देखता हूँ कि कई बिल्कुल नए पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर घूमते हैं और महिलाएं फ्री होकर बगल में घूमती हैं। ये सुखद है, ये बदलते समाज का परिचय है और अच्छी बात है। मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, आदरणीय हेरम जी बैठे हैं, जानते हैं, शिव कुमार राय साहब हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के प्रयाग परिक्षेत्र के। वो आज से नहीं, वह भी तो इसी समाज की उपज है, लेकिन वो आज से नहीं, वो 50% घरेलू काम करने का उसका संकल्प है और ग्रुप ए का अवसर है। हम लोग जब टीचिंग में आए थे तो वहाँ संघ लोक सेवा आयोग में हुआ था, स्वभाव है उसका, करता है और कहता है कि बदलाव कहीं से तो शुरू होगा। हो सकता है तुम ही हमको देखकर सुधर जाओ, पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं नहीं सुधर पाया। भारत का इतिहास कामकाजी महिलाओं का इतिहास है। भारत का इतिहास राष्ट्र निर्माण करने वाली महिलाओं का इतिहास है। भारत का इतिहास समाज निर्माण करने वाली महिलाओं का इतिहास है। भारत का इतिहास भारत का निर्माण करने वाली महिलाओं का इतिहास। जो सिंह के दांत गिन सके, हम उस विरासत के, हम ऐसे अपने बालकों को ऐसा तैयार करना चाहते हैं कि वो सिरमौर बने, जहां भी साहसशील हृदय में भर दे, संयम सत्य स्नेह का भर दे, स्वाभिमान भर दे। इस कल्पना पाठ और मंत्र वाले लोग हैं हम लोग। ऐसा निर्माण हमारे देश में चलता रहा है, लेकिन समाज तो बदलता है ना। जब आप ऐसा निर्माण करते थे तो सिंह को पकड़ने के लिए भुजाएं ही शक्ति थी, लेकिन अभी नहीं, भुजाएं नहीं, अब तो विज्ञान शक्ति है, यानी चीजें बदली। कृषि काम में कितनी तकनीकी उत्थान इतना अधिक है कि अब वैसा हाथ का काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए समाज के बदलने का भी समय। आप अकुशल यंत्रों से काम करें और कुशल यंत्रों से काम करें तो कितना अंतर आएगा। इसी को हम कुशलता कहते हैं, इसी बात को दक्षता कहते हैं, इसी को कुशल होना, कृशान लाभ यादत्ते इति कुशला, इसी को कुशल होना मानते हैं। ऐसी कुशलता का समय है, लेकिन इस कुशलता का लाभ हमारी कामकाजी महिलाओं को नहीं मिल पा रहा। माने उन्हें मिल तो रहा है, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच इस कुशलता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं 3 शोध ग्रंथों का हवाला देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं ये मानकर चलता हूँ कि यहाँ कुछ विद्यार्थी ऐसे भी बैठे होंगे जो इन विषयों पर काम करेंगे, पढ़ेंगे। एक वर्षा कुमारी हैं, उड़ीसा राज्य के राउरकेला का अध्ययन किया है इन्होंने। एक दूसरा ग्रंथ है रनाडे एंड साडे, दिल्ली और बिहार की कामकाजी महिलाओं पर बड़ा अध्ययन है, भारत सरकार कोट करती है, इसलिए मैं भी कोट कर रहा हूँ। और एक सीएम पालविया और वी जगन्नाथ साहब हैं, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्ययन किया। ये 3 लोग हैं, 3 ग्रंथ हैं। अब इन ग्रंथों के निर्णय की बात जरूर आपसे करें। इन ग्रंथों ने जो निर्णय निकाला है बड़ा मजाकिया है निर्णय, बड़ा आनंद आएगा आपको सुनकर। बिल्कुल उलट पुलट निर्णय है, जैसा हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग निर्णय इनका है। इन्होंने ये निर्णय निकाला है कि महिलाएं धर्म का आचरण करना कहते हैं, ऐसा मार्ग एक समानांतर मार्ग है जो इस देश की केवल इस समस्या का नहीं बल्कि सब प्रकार की समस्याओं का हल करने वाला। हम जिस मंत्र को मानने वाले लोग हैं, मैं वो मंत्र जरूर आपको सुनाऊंगा। यह मंत्र हमारे कड़कड़ में बसा है। भारत का आदि कवि कालिदास वाल्मीकि से लेकर आज तक समाज के संगठन का काम करने वाले जिस मंत्र को लेकर चले हैं, ऐसा मंत्र है संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनंसि जानताम दैवा भागे यथा पूर्वे संजानानाम उपास्ते। यह जीवन का मार्ग है। भगवान बुद्ध इसी को मध्यम मार्ग कह रहे हैं। बीच के कालखंड का आंदोलन अलग है, यही मध्यम मार्ग है। हम साथ रहेंगे, साथ रहने में क्या परिवार की कल्पना विरक्त है? क्या साथ रहने में क्या पुरुष सत्ता वर्चस्ववादी होगी? क्या ऐसा साथ रहना माना जाता? हम पशुओं के साथ रहते हैं तो किसी पशु को हम रोज डंडा मारे उसे प्रताड़ित करें, ऐसा साथ रहने का मार्ग है? नहीं। साथ रहना कैसे? प्रेम से साथ रहना, आदर से साथ रहना। और इस साथ रहने की 3 शर्तें हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसकी घोषणा फ्रांस करता है। ये साथ रहने की शर्त है, हमारे हमेशा से थी, पर राजनीति में नहीं आ पाए, इसलिए फ्रांस हमसे आगे कहता रहा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की शर्त। ऐसे साथ रहने की शर्त। स्वतंत्रता होगी जो आप करना चाहे, समानता होगी, हम बराबर के लोग हैं,
बंधुत्व होगा, जिसे हम संगच्छम और संबद्धम कहते हैं, ऐसे मन के निर्माण का प्रयास समाज को करना पड़ेगा। अन्यथा की दशा में भारत का वैसा चित्र नहीं बन पाएगा जैसा हम बनाना चाहेंगे। जिस परस्पर कलह के परिवेश में हमारे महाविद्यालयों के आचार्य यहाँ बैठे हैं, किस प्रकार की आंतरिक कलह के वातावरण में हम जीते? क्यों? क्योंकि हम दूसरे के मन को समझना नहीं चाहते, स्वीकार भी नहीं करते। हमारे मन की ग्रंथि इतनी बड़ी है कि हम उसे विज्ञान के शब्दों में पूर्ण कृष्णिका कह लें तो ठीक, वो दूसरे के गुण को अवशेषित कर लेगी, अवगुण अवगुण दिखेगा। ऐसा स्वभाव अपना बनता चला जा रहा है और ये दुखद है। समाज की रचना ऐसी करनी है जिसमें महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, केवल हमारी सगी माता सगी बहन ही अगर हमारी माता बहन हुई तो फिर कैसे समाज की रचना हम करने चल रहे? कामकाजी महिलाओं के सामने 3 बड़े संकट हैं और ये संकट परिवारों से पैदा हुए। एक संकट मैंने बताया है, ससुराल का संकट और मातृपक्ष का संकट। दूसरा संकट है कार्यस्थलों में शोषण का संकट। हमारे आपके घर की महिलाएं हो, अभी हमें पता चले कि अमुक स्थल पर यौन शोषण की संभावना है, यौन शोषण की घटना हुई है, क्या हम वहां भेजना जाना हम अपना बल मना करेंगे? हम मना करेंगे कि वहां नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार का ये सामान्य मनुष्य का स्वभाव है। जहाँ कीचड़ होगा महाजन ये नगता से पंथा। अच्छा मार्ग वो है जिसमें सज्जन लोग गए हैं, ऐसा मार्ग जिसमें चलकर पैर टूटने का खतरा हो, क्यों जाने देंगे? हम समाज की वरिष्ठ पीढ़ी है, हमारा धर्म है ऐसा बताना, हम नहीं होने देंगे। हमारी बात कोई नहीं माने और उस मार्ग पर चलता रहे तो चलता रहे। ये कार्यस्थलों में शोषण का संकट एक संकट है इस देश में। एक और बड़ा संकट है जो यहाँ बैठी महिलाएं इत्तेफाक रखेंगी, जिन परिस्थितियों में और जहाँ हम काम करते हैं, क्षमता के बावजूद भी हमें बराबर का काम या अवसर ही नहीं मिलता। अवसरों की समानता की तो बात छोड़िए, अवसर की उपलब्धता ही नहीं है, अवसर देने में भेदभाव किया जाता है। ये एक दूसरा संकट है, इससे मन टूटता है। आप जो कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते, इस प्रकार का परिस्थिति पैदा होती है। और तीसरा सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। सरकार इस पर काम कर रही है, लगातार अधिनियम बन रहे हैं, लगातार कानून बन रहे हैं, कानूनों की नई व्याख्या हो रही है। 5000 से अधिक कानून खत्म हुए हैं, ये इन्हीं मनोवृत्तियों वाले कानून थे। असुरक्षा का बोध वाला वातावरण। और यह सुरक्षा हमारे मनों में कितनी बसी है। हमारी छोटी बहनों, हमारी माताएं बहनें, वो आखिर क्या बात है कि प्रयाग में हम दबाव बनाते हैं कि 10 बजे के पहले घर आना है। दिल्ली में वो रात भर भी बाहर रहे, रात में 2 बजे आए तो कोई दिक्कत नहीं। अहमदाबाद में आए और चाहे ना आए, किसी के मन में कोई कल्पना आती ही नहीं है। गुजरात का ऐसा परिवेश कैसे बन गया? इसी देश के एक हिस्से में, गुजरात जैसे शहरों में ऐसा परिवेश कैसे बन गया? सूरत में महिलाएं साड़ी का ठप्पा लगाने पर काम करती है, 1-2 नहीं, करोड़ों करोड़ महिलाएं इस काम पर लगी हैं, रात्रि में आती जाती हैं, वहां निर्भया कांड नहीं होता। यह देश के एक हिस्से के एक राज्य में ऐसा परिवेश बना है। हमारी कल्पना है कि इस प्रकार का परिवेश पूरे देश में हम बनाएंगे, हम लोगों के मनों को जानेंगे, उनका दर्द अनुभव करेंगे और इसे अनुभव न करने वाले लोगों का त्याग करेंगे, उन्हें सबक भी सिखाएंगे। बिना ऐसा सबक सिखाए किसी श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर पाना हमारे वश में नहीं है। इसलिए मैं आप पूरे प्रबुद्ध समाज से ये आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, जैसे गांधी ने की थी। गांधी कहता था कि स्त्री की शिक्षा करोगे, स्त्री को नौकरी दोगे, स्त्री को रोजगार में लगाओगे, उसको सेवा कार्य में लगाओगे तो मल्टी डायमेंशनल फायदा होगा तुम्हें। ये थ्योरी है गांधी। मल्टी डायमेंशनल जानते हैं? मैं एक उदाहरण से इसे जरूर बता दूं। जैसे मैं हूं या आप हैं, आप किसी एक आदमी के लिए अच्छे और अन्य के लिए बुरे नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा हैं तो ये छलावा है, झूठ। आप अच्छे हैं तो सार्वकालिक अच्छे होंगे, सार्वदेशिक अच्छे होंगे। एक आदमी से तुम झूठ बोलो और दूसरे से असत्य बोलोगे, ऐसा मन नहीं हो सकता। सत्य बोलने के स्वभाव वाला प्रत्येक व्यक्ति से सत्य बोलेगा, यह प्रतिभा मल्टी डायमेंशनल है। ऐसे ही महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं का रोजगार मल्टी डायमेंशनल है। अपने बच्चों, समाज के बच्चों, पूरे समाज के भरण पोषण और निर्माण का काम इस मल्टी डायमेंशन के रेंज में आता है। इसलिए गांधी की एक प्रार्थना, गांधी के विद्वान गांधी पर आदरणीय हिरण्य सर की पुस्तक आई है, प्रकाशित है और बहुत अद्भुत पुस्तक है। मैं तो कहता हूँ आपको भी पढ़ना चाहिए। गांधी की घोषणा है, गांधी एक बात कहता है महिलाओं को रोजगार में रख लो, महिलाओं को शिक्षा व्यवस्था में सबसे आगे स्थान दो। क्यों? गांधी बेवकूफ है? पुरुष को क्यों नहीं, महिलाओं को क्यों नहीं? क्योंकि उनसे ज्यादा निर्माण होगा इस देश का। ऐसे इस निर्माण की मंशा को हम समझें
कामकाजी महिलाओं के सामने आने इस निवेदन, इस शुभकामना के साथ संयोजकों, आयोजकों और आदरणीय मंच का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सर को कोई सवाल कर सकती हूँ? सत्र शुरू हो गया। इससे बाधा नहीं होगी ना। इसके बाद जब सत्र आरंभ होगा तो उस सत्र में हम ये चीज भी करेंगे। और अब मैं हमारे मुख्य अतिथि को, क्योंकि बहुत शीघ्र जाना है, उनके और भी कार्य हैं, तो मैं उन्हें यहाँ पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर राजीव पांडे, संयुक्त निदेशक, आए और आपके विषय मंचासीन परम आदरणीय जी, मेरे कुलीग चिल्ड्रेन त्रिपाठी जी, BL शर्मा जी, राजेश गर्ग जी, विनीता यादव जी, ब्रह्मदेव सर, और 24 साल के अंतराल के बाद उद्बोधन में इतनी विशद व्याख्या कर दी कि अब लगता नहीं कि किस आयाम को हम छुए। फिर भी यह जो विषय है भारत में कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति, मैं आशा करूंगा कि जो भी शोध पत्र, जो भी विचार इसमें प्रस्तुत किए जाएं, तो इस विषय के विभिन्न आयामों को पर चर्चा की जाए। जैसे कामकाजी महिलाओं का परिवार में क्या स्थिति है आज के परिदृश्य में, कार्यस्थल पर क्या स्थिति है, जो सरकारी सेवा में है उनकी क्या स्थिति है, जो प्राइवेट जॉब में है उनकी क्या स्थिति है, और जो एंटरप्रेन्योर, परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। और आप इस बात से सहमत होंगे कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अपने परिवार की सुख और शांति और उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। मेरठ में मैं था एसोसिएट प्रोफेसर, हमारे साथ एक मैडम थी। मैटरनिटी लीव के बाद जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, मैं अक्सर देखा करता था, सभी लोग जानते थे कि वो फोन पर, मोबाइल पर सवेरे से शाम तक केवल घर की स्थिति की सूचना लेती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करना चाहती। अभी वर्षा मैडम ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि एक दोहरी जिम्मेदारी महिलाओं को निभानी पड़ती है। नवजात शिशु की देखरेख, उसका लालन पालन और अपने कार्यस्थल पर अपने दायित्वों का निर्वहन, इन दोनों में संतुलन बिठाना इतनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैटरनिटी लीव 4.5 महीने की मिलती है। माइक्रो फैमिली जो होती है, घर पे काम करने वाला होता नहीं, उनके हस्बैंड के चूंकि कई कॉलेजेस चल रहे थे तो वो अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में लगे रहते थे। लिहाजा क्या था कि वो उन्होंने केयर टेकर रखी हुई थी अपने बच्चे की देखरेख। आप इस बात को गंभीरता से सोचिए। उनको ये एहसास हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो उनके बच्चे की देखरेख, नवजात शिशु की देखरेख सही तरीके से नहीं कर रही। उन्होंने उसको वॉच करना शुरू किया, तो कभी समय से दूध नहीं, वीडियो था उसमें। ये दूसरी समस्या है, NCR में एक काम करने वाली, घरेलू काम करने वाली महिला थी। एक दिन उन्होंने देखा कि हम देखें कि ये हमारे बारे में क्या करती है, तो उसमें पाया गया, पता नहीं उसको क्या मनोविकृति थी कि खाने की चीजों में अपना टॉयलेट मिला देती थी। कई परिवारों में ये स्थिति देखी। तो इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं, और सारी चीजें तो आप यहाँ पे परिचर्चा करेंगे, सब विचार करेंगे, इन पर भी गहन चिंतन किया जाना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिसमें इसमें हम अपने परिवार को भी और साथ ही महिलाओं को अपने स्वाभिमान, अपने क्षमता, अपनी योग्यता
इनका भी प्रतिफल मिलता रहे, हमारा परिवार भी होता रहे। ऐसे एक संतुलित समाज की स्थापना कैसे हो, इस दिशा में विचार किए जाने चाहिए। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। इस आयोजन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुरलीधर राम जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनके समस्त टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, अवधेश मिश्रा जी का आभार व्यक्त करता हूँ, वर्षा रानी मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ बुलाया और आप लोगों से बात करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और अभी यह सेशन उद्घाटन से चलता रहेगा। मैं प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी। सर ठीक जी। आयुष डॉक्टर गुप्ता जी, असिस्टेंट डायरेक्टर विशेष सचिव के रूप में विद्यमान डॉक्टर शर्मा जी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गर्ग जी, डॉक्टर विनीता जी, रसायन विद्वान परीक्षा नियंत्रक रंजू भैया विश्वविद्यालय, चुनार और चौदह से आए हुए हमारे साथी प्राचार्य, तमाम ऐसे चेहरे जिनको मैं बहुत जानता भी हूँ, विभिन्न महाविद्यालयों वीर छात्र छात्राओं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब इस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया गया। कल तक ये था कि मैं शायद हैदराबाद के इस कार्यक्रम में रहूंगा, लेकिन शायद भदोही की धरती, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मुझे भी लालसा थी और जो आपका कुलगीत था वो मुझे बड़े ध्यान से सुना। भदोही की धरती बुला रही थी, मेरी इच्छा भी थी कि मैं एक बार यहाँ पे जरूर आऊँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। डायस में बैठने से पहले मेरे मन में कसक थी कि लेकिन कोई महिला नहीं रहेगी। मैं प्राचार्य जी को बधाई देता हूँ, ये खाना पूर्ति किया है और हमारे रंजू भैया विश्वविद्यालय की हमारी परीक्षा नियंत्रक हमें जानकारी यहाँ पर हुई, मैडम भी आ रही है। निश्चित रूप से महाविद्यालय परिवार बधाई के पात्र है। यहाँ एक गुरु जी हमको मिले सवेरे, उन्होंने बताया मेरी पत्नी जो है वही आयोजक है। तो हमने कहा कि ये तो आपके सामने कोई चैलेंज ही नहीं है, या तो चैलेंज ही है। डॉक्टर वर्षा जी ने अपनी स्थिति रखी और एक प्रस्ताव बना के जो भेजा, ये बधाई की बात है। मैं 2-3 बिंदुओं पर अपनी बात करना चाहूँगा। समय अभाव है, हम तीनों लोगों को सीमेंट के कार्यक्रम में उपस्थित होना था, लेकिन हम लोगों ने महाविद्यालय पुलिता जी को वहाँ चलना नहीं। ये महिलाएं जिन्हें हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूते सत्युपर संस्था मातृ संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। बिना एक देवियों की आराधना किए कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हम नहीं करते। ये हमारी सभ्यता संस्कृति है। यह महिलाएं सिर्फ देवियां होती हैं, इनके अंदर सारे गुण होते हैं। डॉक्टर साहब ने जिस सफाई स्वच्छता की बात की, वह भी देवियों के अंदर है। प्रातः काल होते ही अगर लक्ष्मी स्वरूपा झाड़ के हाथ में झाड़ू नहीं है तो वह घर साफ नहीं रह सकता है। प्रोफेसर पांडे जी सवेरे मुझे कह रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि घर बदल दूं। बड़े घर में मैं सफाई नहीं कर पाता, वैसे कोशिश तो करता हूँ, तो मैं जान जाता हूँ। मैंने कहा भी सर इसमें सफाई और स्वच्छता की कोई मूर्ति जब तक नहीं आएगी ये बहुत साफ सुथरा नहीं होगा। आप कोशिश करें, साफ सफाई रखें और इसी घर में रहें। तो ये देवी
सवेरे उठकर कितना चैलेंजिंग काम होता है। मैदानों में तो ये स्थिति नहीं है, लेकिन हमारे तमाम साथीगण ऐसे भी जो पहाड़ों पर हैं वहाँ जानते हैं कि बहुत ही सबसे अधिक काम कोई करता है महिलाएं करती हैं। मैदानी क्षेत्रों की अगर साहब बात कर रहे थे हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर गर्ग साहब, हमारा जो इतिहास रहा है उसमें हम महिलाओं का जो घरेलू कामकाज है हम उसको कामकाजी का दर्जा नहीं देते, एक विडंबना रही है। अब देखिए भाई समय बदल रहा है, अब हम बेटियों की जब शादी करना चाहते हैं पहले तो शुरू कर देते हैं भाई पढ़ना है, चाहे जैसे हो तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। जब आप फोन करते हैं भाई मुझे एक बेटी की शादी करनी है तो सीधे वो पूछता है सामने से कि आपकी बेटी क्या कर रही है, पहला प्रश्न यही होता है। अगर उसको समझ में आता है कि वह नहीं लेता है, बायोडाटा में लिखा रहता है साहब कि ऐसी महिलाएं जो लगभग कामकाजी होने के इसी कगार पे है, तुरंत कामकाज पकड़ लेंगी। मतलब सबको मालूम है कि जो कामकाज नहीं कर रहा बेरोजगार है, चाहे कितनी क्वालिफाइड हो, लेकिन अगर वह कामकाज एकदम मुझको लग रहा है कि सीधे सीधे अब वो कुछ उसको मिल जाएगा, तब तो उसमें विचार करता है, और नहीं तो कहता है कि हमको वही महिला चाहिए जो बहुत ही कामकाजी हो। आप कल्पना करें, मेरा साथ के विद्यार्थी हूँ, डॉक्टर पांडे जी भी यहाँ शास्त्री है, संतुलन पर बने रहना सर बहुत मुश्किल होता है। और मैं इन देवियों को, इन महिलाओं को ईश्वर में प्रणाम करता हूँ कितना ये संतुलन स्थापित करती है। चाहे वर्षा जी हो, चाहे आपके घर की लक्ष्मी हो, चाहे आपके घर की दुर्गा हो, चाहे आपके घर की पार्वती हो, किसी रूप में ये जितनी बेटियां हैं, ये महिलाएं कितना संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती हैं। घर में भी सर, घर के समस्त सदस्यों से, बेटों से, बेटियों से, सवेरे स्कूल भेजने में, वैन वालों से, और घर की साफ सफाई करने वालों से, खुद भी साफ करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद अगर सफाई कराती है उनसे, अपने पारिवारिक सदस्यों से, मायके से, ससुराल वालों से, फिर सर अगर जहाँ काम करती हैं वहां जाते हैं। मैंने तो देखा है, मैं महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ एमबी में, मेरे पास आके जब कोई महाविद्यालय की पुस्तक बैठती है तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई सीधे कहता हूँ यहाँ ले आओ, खड़े नहीं होना है, मेरे पास आओ सीधे, सर सीसीएल पे जाना है। तो मैंने पूरा अध्यापिका डरती रहती है और सोचती है कैसे भी खुशखबरी मिले कि सर ने हमारे सीसीएल को एक्सेप्ट कर लिया है। जब मैं बिना देर लगाया गया है, ये बहुत ही महिलाओं के लिए, हम सब के लिए, मतलब किया तो महिलाओं के लिए, लेकिन उस सीसीएल का लाभ घर में सब पाते हैं। अगर वो बच्चे की परवरिश करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, बेटियों को पढ़ाती है, आपके बेटों को पढ़ाती है, तो फिर अपना ही नहीं काम करती है, वो सबका काम करती है। ये बदलाव की ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां आगे बढ़े। उसके ऊपर कितना असर पड़ता है यह आप लोग अन्य सत्रों में देखेंगे। जहां वो काम करने जाती है कार्यस्थल, उस पर क्या असर पड़ता है। तो ढेर सारी बातें जो होती हैं वो हम सब के लिए बड़ा मायने रखती है, और इन विभिन्न तकनीक सत्रों में आप इनसे लाभ उठाएंगे। मेरे मन में ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सर की वही बातें 45 मिनट से नीचे हम लोग रुकते नहीं हैं। इसलिए सर मैं अपने समस्त आए हुए सभी यहाँ जितने हमारे सहभागी साथीगण हैं, मंच में सब लोग हैं, उनको प्रणाम करके मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि अब हम मनसा वाचा कर्मणा इनको सर सिर्फ महत्व न दें, बल्कि सर अब धीरे धीरे एक ऐसा माहौल लाना होगा कि हमारे घर की बेटियां पढ़ें, और इतना इनको पढ़ा दें कि जब ये अपने घर जाए, ससुराल जाए, ऐसी कोई स्थिति आ जाए इनके जीवन में कि अपने पैरों पर, भले हमारे पिता के घर में न खड़ी हो, लेकिन अगर अपने पैरों के, अपने पति के घर के कोई विषम स्थिति आ जाए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहे, तो पिता की दी हुई शिक्षा कभी भी इनको खाली न जाए, और ये अपने कामकाज से उस घर को संभाले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे पिताजी मेरे सर्विस में आने के आसपास साल में नहीं रहे, 20 साल तक सर मेरी माता जी ने घर को संभाला। आप कल्पना, बहुत आसान बात नहीं है। गांवों की समस्या है, शहरों की समस्या है, पूरे परिवार को लेकर चलना, घर परिवार को लेकर चलना, यह कोई कर सकता है सर, तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। कितना भी कार्यक्रम हो, घर का प्रयोजन हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, इंक्लूडिंग महाविद्यालय का कार्यक्रम, हम लोग देखते हैं कोई फंक्शन होता है, सबसे पहले कहा जाता है भाई सांस्कृतिक समिति कहाँ है, स्वागत की गीत समिति कहाँ है, वो लड़कियां कहाँ गई जैसे पिछली बार स्वागत किया था, वो लड़कियां कहाँ गई जिन्होंने सरस्वती वंदना गाया था, हम उनको याद नहीं करते हैं कि वो लड़के कहाँ गए सर, हम नहीं याद करते। तो जब हम उनको याद करते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि अब वीणा वादिनी ये वर तो दो, लेकिन इतना वर जरूर दे कि ये कामकाजी महिलाओं की स्थिति हर जगह जहां वो काम कर रही हैं, जहां से गई हैं, चाहे वो पिता का घर हो, चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों लोगों का आए इतना समय निकालकर। उन्हीं को यह अवसर प्रदान करें, वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। उनकी प्रस्तुति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह सेशन जिसमें हमारी परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर विनीता यादव जी, प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनके समक्ष आपकी प्रस्तुति है। मैं आमंत्रित करती हूँ मिस जशोदा बेस्ट को। It's an honor for me that you gave me the chance to speak here. I would like to read my short paper, which is based on a study on work-life balance of working women with special reference to Hinda city Uttarakhand. The working women have dual roles, namely role of the working place and the role at home in the morning. This leads to face more difficulties in the work-life balance in order to more effective in their dual life, while the working men have less pressure comparing with working women. This achieving balance between work life and personal life is an important concept of life of working women, since the balance between the work life and balance of working women. The sample size was 60 women in Nainital, Uttarakhand, especially the teachers, doctors, lawyers, journalists, and other working women in different places of government and private sector. The measuring tool was questionnaire, which consists of 31 questions. The result of the study reveals that the level of working women in Nainital was quite low. Now, here I'm presenting some studies which were based on work-life balance of working women in different fields. According to Eagle Hill, Washington DC Survey 2014, we simply define work-life balance as the healthy blend of an employee's professional and personal responsibilities. It's about being able to make the two work together over the long-term understanding that work-life balance is about effectively managing and juggling acts between paid work and other activities are important to us, including spending time with family, taking part in sports and recreation, undertaking further study. Next, in the report of July 2015 indicated that work-life balance is one of the work-related issues affecting productivity of employees in an organization. Without creating a work-life affecting productivity of employees in an organization, without creating a work-life balance,
a person isn't able to take time to enjoy life and have worked so hard to create. Now, next report is of Das and Kartikeya of 2015, indicated that employees in companies already implementing work-life practices enjoy significant such balances, such as being able to effectively manage multiple responsibilities at home, work and the community without guilt or regret, being part of a productive workplace that values and trusts staff. People want to be able to have a good quality of life. Now, I would like to conclude with the different dimensions which have been given by the Haber in 2005, indicated that he conducted a research and he gave 2 factors on this. The first was work interference. Important quote of Gandhiji is that if you advocate of women, that means you are advocating the whole society. I would just like to thank ma'am, Varsha ma'am, and rest of the organizers that they gave us. बहुत बहुत धन्यवाद जशोदा जी, आप इतनी दूर से आकर के आपने हमारे सेमिनार को वास्तव में राष्ट्रीय नेशनल सेमिनार बना दिया है। बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर विनीता यादव मैडम को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें। परम आदरणीय पूर्व अध्यक्ष इतिहास विभाग प्रोफेसर चतुर्वेदी, आज के कीनोट स्पीकर डॉक्टर राकेश कुमार गर्ग और हमारे जो अन्य अतिथिगण और मुख्य अतिथि जा चुके हैं, प्राचार्य प्रोफेसर M.D. राम, आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर ब्रह्मदेव सर जी, यहाँ विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए हमारे प्राध्यापक बंधु और विभिन्न राज्यों से आए हुए डेलीगेट्स और इस पूरे समारोह के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अवधेश मिश्रा जी, आज संचालिका और संयोजक वर्षा रानी, बहुत सारे उपस्थित प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं इस महाविद्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भदोई की पूरी समझ की आपने ऐसा ज्वलंत टॉपिक चुना, भारत में कामकाजी महिलाओं की प्रस्तुति, मुद्दे और चुनौती, और इसके साथ ही साथ आपकी सब थीम्स जितनी आपके ब्रोचर में दी हैं वो भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं। मुझे ये एक छोटा सा टॉपिक कह लें या कुछ भी कह लें, पर ओवरऑल महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो नारी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसका आज भी शोषण है और उसके उपाय भी हैं, सब कुछ हमारे आसपास है। जैसे कि डॉक्टर गर्ग ने कहा कि अपने मन को सही करना है, जड़ कहाँ है वो जड़ देखनी पड़ेगी, अगर जड़ सही होगी तो पेड़ भी अच्छा होगा और फल फूल भी अच्छे होंगे। तो समाज में जो हमारी मानसिक विकृतियां फैली हुई हैं उनको दूर करना। वैसे तो 21वीं सदी को महिला जागरण का युग कहा गया और अब तो हमारी सदी भी बदल रही है। महिलाओं के लिए संगठित आंदोलन हर दिशा में, ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में, और अपने नागरिक अधिकारों के लिए वो बराबर लड़ भी रहे। समाज परिवार में सुरक्षित स्थिति के लिए, रोजगार के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए महिलाओं, कर्मचारी जो भी सेवा कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जो सेवा कर रही हैं, उनके लिए तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। ये तो बहुत सारे आंकड़े हैं। 1975 में ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और 10 साल तक मनाया गया नॉन स्टॉप। पर स्थिति जिस स्थिति में होना चाहिए था नारी को,
वो आज भी कोसों दूर है। समाज में महिलाओं की स्थिति असुरक्षित क्यों है? वैधानिक स्तर पर तो उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए, परंतु क्या है इस उपलब्धि के फलस्वरूप आज शासन में, उद्योग में, राजनीति में, शिक्षा में, समाज में, संस्कृति में हर जगह महिलाओं की भागीदारी है। परंतु होता क्या है कि भागीदारी होने के बावजूद जो दोहरी मानसिकता, शोषण की स्थिति आती है वो बड़ी खतरनाक होती है। बड़े पदों पर भी वही हाल है, छोटे पदों पर भी वही हाल है। समस्या क्या है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा आज नहीं 5000 साल पहले से मनवाया। फिर मैं डॉक्टर गर्ग का कोट करूंगी कि जो खामियां आई वो 1000 साल में, उससे पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल बराबरी का दर्जा था, और बराबरी का दर्जा सिर्फ कामकाजी के लिए नहीं था। जो घर में थी वो भी बराबर थी, जो कुछ नहीं कर रही थी वो भी बराबर थी, उसकी एक इज्जत थी, उसकी एक रेस्पेक्ट थी। यानी कि समस्या क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली नारी को भी जो अधिकार मिले, बहुत सारे अधिकार मिले, और अधिकार मिलने के बाद वो भी अपने उत्तरदायित्व से भटक गए। मेरा ऐसा मानना है, मैं नहीं जानती कि सही है कि गलत है। एक्चुअली हुआ क्या कि जो परंपरागत हमारी श्रेष्ठता की भावना थी शुरू से कि पुरुष श्रेष्ठ है, और पुरुष अचानक नारी की इस प्रगति से आहत हुआ, पचा भी नहीं पाया। प्रगति तो हुई पर वो इसको हजम नहीं कर पाया, और इसकी बहुत सारी लड़ाइयां अभी बाकी हैं। अभी बहुत सारा सामाजिक भेदभाव उसको दूर करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार, दुनिया भर की बातें, बहुत सारी चीजें। हमें करना क्या है कि इसमें हम अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर हम नारी संगठन बनाए और नारी अकेली लड़ाई लड़ेगी तो ये नहीं है। समस्त स्त्री संगठन का यह कार्य स्त्री और पुरुष के सहयोग के बिना संभव नहीं है। प्रतिद्वंदिता या धोखाधड़ी से कुछ नहीं होगा। हमारी आपस में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। ना नारी बच्चा पैदा कर सकती है, ना पुरुष। हमें सहयोग से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपसी सहयोग से। तो इसके लिए हमें शुरुआत ही करनी पड़ेगी। हम देखते हैं बहुत सारे इंटेलेक्चुअल एंड बहुत इंटेलिजेंट पर्संस, लॉट्स ऑफ प्रोफेसर्स, जब कोई नारी नहीं होती है तब उनकी वार्ता सुनिए। क्या है? क्योंकि आपके दिमाग में माइंडसेट है कि जब भी हम अपने भड़ास निकालेंगे तो माँ बहन की गाली से, राइट? भारत में जो गुलामी थी और स्त्रियों की गुलामी, ये कोई अलग अलग मुद्दे नहीं है। आपको पता है कि आजादी के टाइम जितने पुनर्जागरण अभियान चलाए गए, आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी गई, उसमें नारी और पुरुष साथ ही थे। वो सिर्फ, अब हम बात करेंगे कि नारी जो है, अब देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल क्या है। उन्होंने स्वयं को अपने इस योग्य बनाया कि उन्हें अधिकार मांगना ना पड़े। स्वयं को इस योग्य बनाया कि अधिकार मांगना ना पड़े। मैं बहुत दूर नहीं जाती, मैं अपने आप को ही देखती हूँ। मैं अपने आप को देख के एक संतोष महसूस करती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान दुद्धि, ओबरा, ज्ञानपुर, सैदाबाद, और मुझे बुलाया जाता है कि आप ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर काम करेंगी। तो ये पहचान क्यों बनी? कर्म से। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप कॉलेज में शिक्षिका ही हैं, मैं भी शिक्षिका थी, मैं रसायन शास्त्र पढ़ा रही थी, आप अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, पर आपने अपनी पहचान कॉलेज में किस तरह बनाई? क्योंकि मैं KNPG में थी, 100 लोगों का स्टाफ, 100 प्राध्यापक,
आप परीक्षा समिति में काम करें? क्यों? क्या मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस थी? नहीं। काम करने के प्रति जुनून, सिंसियरिटी, टाइम से रिजल्ट देना, यही चीज मुझे वहां परीक्षा समिति तक पहुंचाई। यकीन मानने में हमेशा मैं अपने बारे में थोड़ा सा क्या काम है, हम ही पहुंच जाते हैं होली दिवाली घर अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत क्या है? मैं देख रही हूँ वेस्टर्न यूपी एंड ईस्टर्न यूपी का डिफरेंस। इत्तेफाक है कि मैं वेस्टर्न यूपी की हूँ, मेरी शादी ईस्टर्न में हुई, और यही डिफरेंस पूरे समाज में फैला है। आज भी पूर्वांचल पिछड़ा है, महिलाओं की स्थिति आज भी बहुत खराब है। वहां पर दूसरे टाइप की सिचुएशन है महिलाओं के सामने, और यहाँ तो बिल्कुल एजुकेशन में ही प्रॉब्लम है, अभी भी है। जहां तो हम परीक्षा नियंत्रक की बात करेंगे तो मुझे पता चलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नकल ही है, कि हमें लगता ही नहीं है कि ये बच्चे किस टाइप की डिग्री ले रहे हैं विश्वविद्यालय से, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं, एकदम फर्जी की डिग्री हो गई ना। आपने ली तो जेन्युइन ली, पर हुई तो फर्जी, क्योंकि आप सब जगह अपना। और सबसे मजेदार, इस वक्त हमारे भारतीय सेना के जितने भी अंग हैं, जितनी भी उसके डिफरेंट ब्रांचेस, उसमें लड़कियों की भरमार हो रही है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम कलेक्टर भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, ये सब जगह अपनी योग्यता का, प्रतिभा का, कुशलता का धाग जमा रही है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सामने खुली प्रतियोगिता है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, और आपको खुद ही चीर के आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां लड़ाई लड़नी है लड़ो, किसने रोका है किसने? मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बगल में बैठा पुरुष मेरे लिए कुछ बोले। उनको ढंग से हमें कार्य में तब्दील करना है, और उसकी सामाजिक मान्यता जो मिली है उसको हमें लेना है। इनफैक्ट है कि आप मुट्ठी भर बहुत छोटी सी जो सुविधा संपन्न महिलाएं हैं उनको छोड़कर जो हमारे औसत स्त्रियां हैं, उनके साथ आज भी सामाजिक भेदभाव, अन्याय बरकरार। दूसरा, जो मानसिक कलुषित पुरुष हैं, जहां पर इस टाइप की हरकतें हो जा रही हैं छोटी बच्चियों के साथ, निर्भया जैसे कांड, उनको जस्टिस भी तक नहीं मिल रहा है। ये एक जो दिमाग क्या बोलूं देनी है, वही समाज में बड़े होकर सामने आएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है? क्या करना है बताइए? करना यही है कि बराबर उनको रचनात्मकता बचपन से ही, मतलब ये नहीं कह रही कि वो सारी महिलाएं यहाँ की जो मेरी बात सुन के सुधर जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ जो प्रेजेंट है वो तो सुधरी है। यहाँ रचनात्मक आदर्श चरित्रों का, क्यों रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई जाती हैं, क्यों रामकृष्ण की कहानियां बचपन में सुनाई जाती हैं? बच्चों उलझ गया है, और अर्थ की प्राप्ति के अलावा सारा समाज में कोई वार्ता ही नहीं, कोई चीज ही नहीं बची है। तो उस सब चीजों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारा जो रोग है वो पूरे समाज में फैला है, और वर्तमान परिस्थितियों में हमें बराबरी के लेवल पर आएंगे और एक दूसरे का आदर और रिस्पेक्ट करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पर मेरे पास भी एक एग्जाम्पल है, हमारे उसमें आते हैं, परंतु कहीं कहीं बदलाव के अंकुर भी फूटते दिखाई देते हैं, वो भी ऐसे एरियाज में जहां हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि दो ऐसे महिला सशक्तिकरण के ऐसे उदाहरण सामने आए। 2004 की बात है, महाराष्ट्र के एक जगह नागपुर में विराटनगर, वहां पर एक निम्न वर्गीय कस्तूरबा नगर में घटना हुई। उसमें क्या था कि एक किया होगा शोषण किया, क्योंकि वो अशिक्षित थी और हो सकता है उसके अंदर में काम कर रही है। जो भी उनके साथ घटना हुई, उन्होंने न्यायालय परिसर में 5 महिलाओं ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो अब ये बात ये है कि अब्दुल्ला तो मर गए और 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। अब समस्या क्या है कि इसमें विचार क्या है? विचार ये है कि क्या इन महिलाओं को कानून अपने हाथ में लेना था? क्या यह उचित है? जैसे क्वेश्चन होता है,
कि अभी ये बालिग है कि ना बालिग, फांसी लगेगी कि नहीं लगेगी, रोज यही देखो तमाशा है। तो बात यह है कि यहाँ अनुचित था उनका मारना या उचित था? महिलाओं को ऐसा काम करना क्यों पड़ा? अगर पुलिस ने अपना काम किया होगा तो महिलाओं को करना ही नहीं पड़ता। तो हमारे सिस्टम में कुछ इतनी सारी खामियां हैं कि आवेश में फिर इस टाइप की घटनाएं होती हैं, आवेश में ही इस टाइप की घटनाएं होती हैं। और शराफत हो तो दिल्ली में जाके कैंडल जला के बैठे रहो, सालों साल बैठे रहो, देखो वेट करो कब रिजल्ट आएंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद। तो समस्या क्या है कि बहुत सारी एक दूसरी घटनाएं मणिपुर की है, जैसे जहां एक 32 वर्षीय मनोरमा देवी थी और उन्होंने बलात्कार और हत्या के विरोध में रोष से भरी 40 महिलाओं ने असम राइफल्स के मुख्यालय के सामने नग्न प्रदर्शन किया। ये पुरानी बात है। तो महिलाओं ने अपनी एकजुटता से प्रशासन को महिला अधिकारों के लिए और न्याय के लिए सोचे लोग क्यों किया ऐसा? क्या वो उचित था? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। तो सोच ये है कि सारे विधि विधान और न्यायालय और अधिकार की जो व्यवस्था होते हुए भी महिलाओं को ऐसे अतिवादी कदम क्यों उठाने पड़ते हैं? मैं कभी कभी सोचती रहती हूँ, हमेशा दिमाग में चलता रहता है, कभी कभी कुछ ये जो पद है, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई पद है जिसमें कुछ बहुत चैलेंजिंग है। मैं बड़ी सुकून से गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल थी, बड़ा मजा आता था, हफ्ते में 2 दिन जाओ तब भी प्रिंसिपल ही हो जाते कोई टेंशन ही नहीं। और एक महिला कॉलेज था, पूरा महिलाओं से भरपूर, सारी एकदम इज्जत, सारा एकदम फूल माला, सब कुछ सही। पर सडनली ये मैंने इंटरव्यू दिया और मैं रजिस्ट्रार सेलेक्ट हो गई। अब क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि मैं अपना पूरा सुकून खत्म करके कहाँ कूदने जा रही हूँ, पर दिमाग में आया कि यार चैलेंज है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, देखो तो सही कुछ देखो। तो भाई जब डिप्टी सीएम साहब ने मुझे फोन किया कि आपको इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का कुल सचिव नियुक्त किया जा रहा है 31 मई 2018 में, मैंने कहा सर आप हमें घर में दे रहे हैं नौकरी, करनी पड़ेगी। घर में मुझे नौकरी दे रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? हमने सोचा फतेहपुर तो आना जाना छूट ही जाएगा 130 किलोमीटर जाना, 130 किलोमीटर आना, मैंने कम से कम इलाहाबाद में रहेंगे। पर चैलेंज ये था कि हम पहली महिला रजिस्ट्रार तो बन गए प्रदेश की, पर जब वहां बैठे समझ में आया कि रियली ये बहुत टफ था, टू मच टफ था। और समस्या ये थी कि एक नई यूनिवर्सिटी थी जिसमें एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी, सारा सिस्टम आपको बनाना था। पहले भी 2 साल चली थी, पर किस तरह चली मुझे समझ ही नहीं आया। ना कोई रूल्स, ना रेगुलेशन, कुछ नहीं। एक नकल उतार रहे थे हम कानपुर विश्वविद्यालय की। तो इतने सारे चैलेंज, और 5 महीने तक मैं रजिस्ट्रार कंट्रोलर दोनों पद पर थी और दोनों पद का दायित्व संभाला। भला हो वो हमारे प्रोफेसर साहब जो वाइस चांसलर थे, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने वहाँ सांप बिच्छू साफ करा के वो विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश किया, इसलिए उनको सैल्यूट है। डिफेंस वो कहते थे इजरायलियों की तरह लड़ो, छोटी सी फौज सबको नाको चने चबा देती है। वो डिफेंस के थे और उसको फॉलो करते। और आपको बताऊं, उनके वो जो अजीत डोभाल साहब हैं उनके शिष्य हैं। आपको सच का मालूम है, आप तो उनसे मुलाकात करते थे। बहरहाल ओवरऑल मसला ये है कि हमें अपनी लड़ाई में पुरुषों को भी साथ लेके समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए जो जड़ है, मैंने फिर कहा, जो मन है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को कभी भी किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं, मैं कक्षा 5 हो, चाहे कक्षा 1 हो, चाहे 10वीं तो 12वीं, आई वाज ऑलवेज टॉपर। चाहे वो किसी लेवल का एग्जाम हो, डिस्ट्रिक्ट तक टॉप करते ही रहे, नॉट एनी यूपी, है ना। तो बात ये है कि हाँ, जगह जगह मुझे डिफरेंट दी गई, ऐसा नहीं मेरी कॉपी चेंज कर दी गई, दूसरी लड़की टॉप करा दी गई, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं उन लड़कियों से कंपेयर करूं तो वो आज कहीं भी नहीं, जिनकी हमारी कॉपी जहां गई वो कहीं नहीं है, पर हमारी जो मेहनत थी वो हमें यहाँ तक पहुंचा।
तो कर्म करो, प्रतिष्ठा मत करो। जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है वो 100% सत्य है। और कर्म कैसे करो? लोगों की मदद करो, सताओ नहीं। गौतम बुद्ध का उपदेश ध्यान रखो, जो आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आपको सताने का भी हक नहीं है। ठीक है? सो ओवरऑल मेरी सारी बेस्ट विशेस इस पूरी टीम को जिसने इतने ज्वलंत मुद्दे उठाए, और इन ज्वलंत मुद्दों पे आप जो 2 दिन चर्चा करेंगे और अच्छे से कुछ कंक्लूजन्स निकल के आएंगे। और सच बात है, मेरा हमेशा कहना है कि सेमिनार हो चाहे संगोष्ठियां अंतरराष्ट्रीय हो चाहे किसी भी लेवल की हो, हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद बाहर जाते भूल जाते हैं। हमें भूलना ही नहीं चाहिए। हम उन चैलेंजेस को अपने दिमाग में रखें और कुछ अच्छा करें। हमेशा गलत विचारों को झटकेंगे, कस के झटकेंगे तो निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गलत विचार हमेशा ही दिमाग में है, बचपन से ही सपोज कुछ दिमाग में चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा संगत भी अच्छी करें उसके लिए, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो फिर और अच्छे विचार आएंगे और आप अच्छे इंसान भी बनेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं इसलिए अब आई, मैं आपको बता दूं, कल मेरी 20 मिनट वाइस चांसलर साहब से वार्ता हुई। वो काफी दिन से नहीं थी, कल शाम को आई 6:30 बजे, तो मैंने वार्ता की और मैंने वहां भी अपना वही रूप दिखाया जो मेरा वास्तविक रूप है। और वास्तविक रूप यही है कि अगर कीचड़ फैलाओगे तो हम गंदगी साफ करने नहीं जाए। हमें फूल बोने की आदत है तो फूल की खुशबू भी आती है, पर कीचड़ फैला हुआ तो हम कुछ ना करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग लीव। और परसों से एग्जाम है, बट आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग लीव मेडिकल। थैंक यू। ये चैलेंजेस लाइफ, उसको एक्सेप्ट करो। बस चैलेंज को कभी पीठ दिखा के पीछे मत भागो, सामने से फेस करो। यस यस है सही बात, आप एकदम ही सही कह रहे हो। आपके पर्सनालिटी अगेंस्ट है मैडम, ये ठीक पे जाना आप नो नो नॉट ठीक, आप नहीं समझ, आप उन चीजों में इंटरनल रीजन जो भी इंटरनल रीजंस है वो आप नहीं समझ रहे कि क्यों ऐसा। इस सेमिनार को सार्थक बनाने वाली मध्यस्थ आदरणीय डॉक्टर विनीता जी, कि हम तो दरिया हैं, ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है और ये उन्हीं पे लागू होता है, किसी और पे नहीं। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि महिला हमारे यहाँ शक्ति, और महिला शक्ति कैसी होती है, ये विज्ञान वाले ज्यादा हैं मंच पे भी और उधर भी, इसलिए विज्ञान से ही बात शुरू करूंगा। हमारे यहाँ जो परिकल्पना है, इस पे जेंडर वाइज पे सबसे ज्यादा बात लोग कर देते हैं। यशवीर जी किस विषय के लिए? हाँ मैं सही। तो बहुत ज्यादा वेस्टर्न जो दिमाग के लोग हैं, कॉलोनियल माइंडसेट के लोग हैं, उनकी बातें नहीं समझ में आती और कहते कितना बड़ा जेंडर बायस है हिंदू धर्म में। ब्रह्मा जी सरसैया पे लेटे हैं, विष्णु जी लेटे हैं और माता जी चरण दबा रही हैं। इससे बड़ा जेंडर बायस हमको कुछ नहीं है। और आप लगातार मैं कितने सारे उल्लेख और संदर्भ दे सकता हूँ इस बात, जहां से बात शुरू करूं। लेकिन जो विज्ञान वाले जानते हैं कि विष्णु जी की स्थिति क्या है, ही इज इन एन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। योग निद्रा कुछ नहीं है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उस इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कैसे इनर्शिया ऑफ मोशन मिलाते हैं? थ्रू एनर्जी। एंड शी इज द एनर्जी, शी इज इंडक्टिंग द एनर्जी। भैया एनर्जी जाएगी कहां से, वहां से जाए, वहां से जाए, तरफ से जाए, कहीं से तो जाएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए और मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं और करूं, फिर अपनी बात पे आता हूं। स्वच्छता की बात प्राचार्य जी ने की और मुझे लगता है, और इतनी बढ़िया बात हमारे कीनोट स्पीकर और विनीता जी करते चले गए कि स्वच्छता बहुत जरूरी है।
लेकिन सिर्फ ये भौतिक स्वच्छता नहीं, बुद्धि की भी स्वच्छता, दिमाग की भी स्वच्छता, वो बहुत जरूरी है। मैं 1901 के क्योंकि मेरा वादा ये है कि साल भर गांधी के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुंबई से गए थे फिरोज शाह मेहता से मिलने, फिरोज शाह मेहता से मुलाकात नहीं हो पाई। दिनशा वाचा जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1901 के, उनके लीगल असिस्टेंट भी थे, उनको समझाया उन्होंने कि यार तुम उस गाड़ी में आ जाना, उस गाड़ी से हम लोग जाएंगे। और बीच में बताया इस दूरी पे इन दो स्टेशनों के बीच आ जाना, वार्ता हो जाएगी। गांधी तो जैसे गए भाई, बात हुई, ये वो 1901 के उसमें आप रहिए और ये आपका प्रस्ताव आएगा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति क्या है। रिपन कॉलेज में ठहराया गया, वहीं भी थे। गांधी ने जब शौचालय की गंदगी देखी तो गांधी बोले ये साफ क्यों नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो गांधी वो था जिसने दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई शुरू करने से पहले 2 बात भारतीयों को समझाई थी। हिंदू भी थे, मुसलमान, 2 ही बात समझाई थी। एक तो बी ट्रूथफुल इन योर बिहेवियर, आप बिल्कुल ईमानदार रहें, शिद्दत से बात रखें, लोग आपकी बात पे भरोसा करेंगे, अपना भरोसा तो अर्जित कीजिए। दूसरी सफाई रखिए, जो श्वेत आपसे नफरत कर रहे हैं वो आपकी सफाई की वजह से, और पूर्वांचल की बात कर रही हैं तो दक्षिणांचल से लेके पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक ये जो चलता है ना, सारी गंदगी की जड़ ये पीका पेज फिर नहीं देखते कहाँ हम क्या कर रहे हैं, चाहे पान हो चाहिए। अच्छा स्थिति हमारी, तो ये स्वच्छता की बात गांधी ने कहा। सफाई उन्होंने कहा सफाई का काम सफाई कर्मी का, हम कांग्रेस अधिवेशन में है, डेलीगेट है, सफाई का काम नहीं है। गांधी बोले झाड़ू है क्या, झाड़ू ली गांधी ने, शौचालय की सफाई की। और तब गांधी ने लिखा 1901 में कि अगर कांग्रेसियों की स्थिति यही रही तो हमारे देश का भविष्य सुरक्षित नहीं। और यही स्वदेशी का जब वो आंदोलन चला रहे थे, स्थिति देखी तो 1934 में अंततोगत्वा कांग्रेस से 4 पत्र दे दिया कि जब ये स्वदेशी नहीं सीख सकते हैं, स्वच्छता नहीं सीख सकते, अहिंसा नहीं सीख सकते, सत्यनिष्ठा नहीं सीख सकते, तो मेरा कांग्रेस में रहने की फायदा है। यहां से मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूं, क्योंकि तो ये बात करनी जरूरी थी। महिलाओं की चेतना गांधी के यहाँ जो देखने को मिलती कहीं नहीं। बहुत हम लोग बात करते हैं माओ के लॉन्ग मार्च की चाइना, और उससे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। मच बिफोर दैट रेवोल्यूशन देयर वाज अ रेवोल्यूशन ऑलरेडी डन बाय गांधी। 1914 नाटा से ट्रांसवाल से नाटा, कांग्रेस से सबसे पहले सिर्फ महिलाएं, और इधर से उधर जो जाना शुरू हुआ, सारी बातें खत्म होने लगी। और टॉल्स्टॉय फार्म से फिनिक्स फार्म वाले टॉल्स्टॉय फार्म, ये जो शुरू हुआ, इसने लॉन्ग मार्च की संज्ञा ली पहली बार 1914। तो ये थे गांधी, और यही से मैं अपनी बात महिलाओं की करूंगा, क्योंकि महिलाओं की स्थिति हर बार बिगड़ी और हर बार महिलाओं ने ही संभाला है। हर बार बिगड़ी, हर बार उन्हीं के ऊपर दायित्व जाता है। मैं आपको ले चल रहा हूं, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी और शिवाकांत बैठे, इसीलिए शिवाकांत और अपने बीच में बात रखूंगा। जैसे ही वो तो अभी हमको पकड़ ले कर दिए, नहीं सर ये गलत है, तो हम मान ले रहे हैं सातवाहन काल से भू अनुदान शुरू हुआ। सातवाहन काल आज से आगे बढ़ते बढ़ते आप आते हर्षोत्तर काल में बढ़ता जाए, और जैसे ही सामंतवाद आता उसमें सारी गलती आती। महिलाओं की दुर्दशा का एक कारण अगर मुझसे पूछे तो सामंतवाद और सामंती मानसिकता। और इस सामंतवाद ने क्या किया, महिलाओं की स्थिति बिल्कुल डामाडोल कर दी। लेकिन दूसरी चीज हुई, सामंतवाद जब पनपने लगा तो जो शहरी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, ये भी गांव की ओर लौटे। जब गांव की ओर लौटे तो जाहिर है कृषक अतिरेक, एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ, और उस एग्रीकल्चरल सरप्लस के चलते ही आप आते फिर से अर्बनाइजेशन। और जैसे जैसे ये अर्बनाइजेशन हो रहा है और वो फ्यूडलिज्म साथ में है, तो उसमें जो योगदान सबसे अधिक था वो किनका था, अंत्यजों का, प्रोफेशनल क्लासेस। और ये अंत्यज कौन थे,
4 वर्णों के अतिरिक्त जितने थे वो सब अंत्यज माने जाते थे। और ये अंत्यजों को लगा वर्ण व्यवस्था में तो मेरा कोई स्थान नहीं है, जबकि समाजार्थिक उपादान सबसे अधिक हमारा है। और ये चेतना क्यों आई, इसका एक बहुत बड़ा कारण है महिलाएं जो इस अंत्यज समाज की थी, वे अपने पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। और इसके 20 उदाहरण हमारे की नोट स्पीकर तुरंत खड़े होकर दे सकते हैं। और कोई भी आप हिंदी साहित्य से लेके इतिहास का किताब उठा लीजिए, आप पाएंगे जहां पर तेली का जिक्र हो रहा है वहां तेलिन का जिक्र हो रहा है, जहां भटियार का जिक्र हो रहा है भटियारिन का जिक्र हो रहा है, जहां तबोली का जिक्र हो रहा है तबोलिन का हो रहा है, जहां माली का हो रहा है मालिन का हो रहा है। ये वर्ग सिर्फ समाजार्थिक उपादान की वजह से अपना स्थान मांग रहा था समाज में। ये हम अंत्यज क्यों, हमारे बिना तो तुम्हारा काम नहीं होता, होली दिवाली नहीं बन सकती, खाना पीना नहीं हो सकता। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट महिलाओं का था वो महिलाएं काम करेंगी। मैं पक्ष में नहीं हूं कि पर्दा प्रथा थी, मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला। अगर पर्दा प्रथा होती तो भटियारिन रात को सराय में टिका नहीं रही होती, तलवारी शराब नहीं परोस रही होती, तेली काम नहीं करती। आप जैसी पढ़िए पद्मावत, तेली सुनारी साथ घूम रही है राजकुमारी के। ये सोशल मोबिलिटी जिसे इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं, सोशियोलॉजी वाले कहते हैं, ये आर्थिक कारणों से आ रही थी और उनका सबसे बड़ा योगदान। और ये जागृति आई कि योगदान अगर हमारा है तो हम कैसे अंत्यज हैं, हम तो सबसे ज्यादा भीतरी हैं। और इस जागृति ने ऐसा एक भारी हिस्टोरिकल प्रोसेस है, पूरी एवोल्यूशन एक इतना बड़ा अंतर ला दिया कि वर्ण व्यवस्था के समानांतर जाति व्यवस्था आगे खड़ी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच में आप पाते हैं तेजी से प्रोफेशनल क्लासेस ऑक्यूपेशनल कास्ट में क्रिस्टलाइज होने लगे, ध्रुवीकृत होने लगे। और इसीलिए एक जाति व्यवस्था बरक्स खड़ी हो गई। और इस जाति व्यवस्था ने ही ऐसी स्थितियां पैदा करी इन महिलाओं की जागृति ने कि हम अपनी बोली बोलेंगे, हम दूसरों की बोली नहीं बोलेंगे। तो संस्कृत का इसीलिए ह्रास शुरू हो रहा है। स्थानीय बोली भाषा के स्तर पे पहुंच जाती है, जिसे हम लोग हिंदी कहते हैं। ठीक है, उस समय बुंदेलखंडी, ब्रज और आदि आदि वो सब उससे वाकिफ है, वो थी, वो अल्टीमेटली वही फिर संगम करती है और हिंदी। तो ये पूरा विकास क्रम बहुत, ये बात ध्यान में रखनी है, ये जागृति महिलाओं से। और मैं विनीता जी से ये जरूर आग्रह करूंगा कि हर चीज का सैचुरेशन पॉइंट तो होता है, और जब सैचुरेशन पॉइंट होता है तभी चीजें बदलती हैं। और ये अगर सैचुरेशन पॉइंट है और महिलाओं की गाइडलाइन से लेकर आज तक मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा कामयाब है, मुझे नहीं लग रहा। एज अ मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी आई फील बैड फॉर आवर वुमेन। तो ये जो एक दिक्कत है, इससे सिर्फ हम तभी निपट सकते हैं जब मान लें कि ये हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है और 10 बार एंड नो फर्दर वाली स्थिति। और एक छोटी सी बात करके अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। मैं समय देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से भाग रहा है, मैंने वादा किया था 20 मिनट में खत्म करूंगा, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ 20 मिनट में ही खत्म कर दूं, बड़ी बड़ी बात के भाग जाऊँ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। कि मैं एक शेर पढ़ रहा था आज अपने साथी के साथ, कृष्ण भगवान के साथ, अपने राजेंद्र जी के साथ। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिश में, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिश में, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो महिलाओं, आपको आसानी की दुश्वारियों में मिलेगी, रास्ता मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आयोजकों को बहुत धन्यवाद। यही बात, बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं उद्घाटन सत्र के धन्यवाद ज्ञापन के लिए
अपने आयोजन सचिव डॉक्टर अभेश कुमार जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। वे आए और हमारे अतिथियों को उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे परम पूजनीय प्रोफेसर हिरण चतुर्वेदी सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग सर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉक्टर मुरलीधर राम सर, डॉक्टर एसबीर सिंह सर, महाविद्यालय के अन्य समस्त प्राध्यापकगण। और जब भी देखता हूँ मैं सर को, सर के पास जब भी मिलने जाता हूँ तो बहुत लंबी दूरी बात करनी पड़ती है, क्योंकि सर के पास समय की बड़ी कमी रहती है और हमेशा सर लगातार अध्ययन रहते हैं। और ये सर को देख करके हमारे अंदर जितने भी हम जैसे लोग हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता रहता है। आपने हमारे महाविद्यालय में आने के लिए कोई परिचय नहीं था, लेकिन सर से जब मेरे फोन पे बात हुई तो लगा कि कितनी आत्मीयता है और सर ने इतनी सहजता के साथ अपनी सहमति प्रदान कर दी कि मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। और एक चीज तो मैं निश्चिंत हो गया कि राजेश कुमार गर्ग सर जब आएंगे तो हिरम सर को जरूर लेके आएंगे। मैं ये आश्वस्त किया था। बड़ा व्यस्त रहता है, परीक्षा का माहौल चल रहा है, लेकिन इस व्यस्ततम समय से डॉक्टर अभिजीता यादव ने समय निकाला। उनके लिए जितना भी कहा जाए शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं आई होती तो शायद एक महिला क्या सोचती है, कामकाजी महिला क्या सोचती है, उसका क्या अनुभव है और वो उसका क्या अपना चिंतन है, उसकी अपनी क्या दृष्टि है, शायद ये हम लोग ना समझ पाते। तो आपके आने के लिए बहुत बहुत आभार, हार्दिक धन्यवाद। इसके अतिरिक्त विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए हमारे साथीगण हैं, हमारे वरिष्ठ जो प्राचार्य डॉक्टर ब्रह्मदेव जी, राजकीय महाविद्यालय अदलहा मिर्जापुर से आए हुए विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवाकांत त्रिपाठी जी, राजकीय महाविद्यालय जखनी वाराणसी से पधारे डॉक्टर उमाशंकर गुप्ता जी, राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर चित्रकूट से पधारे डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव जी। आप सभी के प्रति जितना मैं आभार प्रकट करूं कम होगा, क्योंकि आप सभी की ऊर्जा से हमें इतना बल मिल जाता है कि कोई कार्यक्रम सफल कराने की जो है आशा बल होती है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से पधारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह नवलखा जी के प्रति मैं जितना भी शब्द प्रकट करूँ शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। और रात में ही बात हुई, कल का सर का कार्यक्रम था, लेकिन सर ने तुरंत सहमति दी कि जहाँ जैसी आपकी आवश्यकता होगी मैं आपका सहयोग करूंगा और पूरे कार्यक्रम को फिर से समावेशित करते हुए सर उपस्थित हो गए। इसके लिए हार्दिक आभार सर के प्रति, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय धनुपुर प्रयागराज से पधारे डॉक्टर पंकज सिंह जी का, डॉक्टर अभिलाष यादव जी का मैं जितना भी आभार प्रकट करूं कम होगा। आप सभी ने बड़ा सहयोग किया है हमारे इस सेमिनार को सफल बनाने में, और अन्य किसी का नाम रह जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कमला यादव जी डॉक्टर कमला यादव जी देवरिया से, त्रिलोकीनाथ गुप्ता जी चंदौली से, डॉक्टर वेद प्रकाश जी जखनी से, और जितने भी लोग हैं जिनका नाम छूट जा रहा है उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति से हमारा जो सेमिनार है वो सफलता की ओर अग्रसर है। आप सभी को हार्दिक आभार, धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद। अब मैं आप सभी को लंच के लिए इनवाइट करते हूँ। आप लोग लंच के लिए चलें और अति शीघ्र जितना जल्दी आप लोग आएंगे हमारा सेशन उतनी जल्दी। जी सर आ रहा है।